हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट, जिसके अंतर्गत 2 चैप्टर एनसीईआरटी में दिए गए हैं, 12th एनसीईआरटी में। तो इसमें पहला चैप्टर है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। मतलब बायोटेक्नोलॉजी के क्या सिद्धांत हैं, क्या प्रक्रियाएं होती हैं, वो सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जैसा कि एनसीईआरटी कहती है, हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या सिद्धांत रहेंगे। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है उसमें कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं। और थर्ड वन इज प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब आरडीटी की क्या प्रक्रिया रहेंगी, वो सब देखने वाले हैं। ठीक, तो दो चीज़ें तो इसके नाम नहीं बता दी चैप्टर के, और एक टूल्स हो गए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। तो ये 3 चीज़ें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो ये जो लिखा हुआ है इस गोला, ये नॉर्मल वाला जो होता है रजिस्टर जीनस में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो वो आपको आगे काम आएगी ये बात। बाकी का ये चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एनसीईआरटी बोल रही है, लाइन टू लाइन समझते चलते हैं। बहुत ज़्यादा समझने वाला चैप्टर है ये, हम बहुत अच्छे से इसको समझते हुए चलेंगे, बिल्कुल लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। मतलब बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि या तो हम बिल्कुल एकदम जिंदा ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी जिंदा ऑर्गेनिज्म, लाइव ऑर्गेनिज्म, या फिर ऑर्गेनिज्म से जो एंजाइम निकालते हैं उनको यूज करते हैं। किस बात के लिए? टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, और ऐसे उत्पाद बनाने के लिए, एंड प्रोसेस, और ऐसी प्रक्रियाओं के लिए यूजफुल टू ह्यूमंस, जो कि मानव कल्याण के लिए होती है। मतलब मानव के लिए जो यूजफुल होती हैं ऐसी प्रक्रियाएं या फिर ऐसे उत्पाद बनाने के लिए हम लाइव ऑर्गेनिज्म का या फिर ऑर्गेनिज्म से निकलने वाले एंजाइम का यूज करते हैं। उस टेक्निक्स को ही क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, जब हम लाइव ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे या एंजाइम यूज करेंगे ऑर्गेनिज्म से, तो इंसान के लिए जो प्रोसेसेस यूज़फुल होंगे या जो उत्पाद यूज़फुल होंगे वो बनाने के लिए, बस यही है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इन दिस सेंस अब बायोटेक्नोलॉजी 2 प्रकार की होती हैं, एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जिसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी नॉर्मली एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। जैसे मॉडर्न का, जैसे मान लो ह्यूमन इंसुलिन बनी है, ह्यूमुलिन जिसको बोला गया है। ठीक है, तो वो जो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एग्जांपल। बहुत सारे एग्जांपल हम अभी पढ़ेंगे इसमें। और एनसीईआरटी में जैसे आए, जैसे जो दूध से दही बनता है वो भी देखो, जैसे एनसीईआरटी की लाइन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इन दिस सेंस मेकिंग कार्ड, दूध से दही बनाना, ब्रेड और वाइन, और क्या बनाना? ब्रेड और वाइन, शराब बनाना या फिर ब्रेड बनाना। विच आर ऑल माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेस, ये सब क्या माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेसेस हैं, हम जानते ही हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन द्वारा बनते हैं ना ये सब, ब्रेड वाइन वगैरह। ठीक है, कुड आल्सो बी थॉट एज ए फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी के फॉर्म के रूप में सोचे जा सकते हैं, क्योंकि ये एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। एंशियंट मतलब प्राचीन। हाउएवर इट इज़ यूज्ड इन ए रेस्ट्रिक्टेड सेंस, फिर भी इट इज़ यूज किया जाता है, इन ए रेस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज़ किया जाता है टुडे, आज, टू रिफर टू सच ऑफ दोज प्रोसेसेस विच यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या करते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि आज जो है रेस्ट्रिक्टेड में, इसलिए सेंस रेस्ट्रिक्टेड सेंस में इसलिए करते हैं इसको, रेस्ट्रिक्टेड सेंस इसलिए कह रहे हैं कि उन प्रोसेस में क्या करते हैं? विच यूज जेनेटिकल, जिनमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है टू अचीव द सेम ऑन ए लार्जर स्केल। तो आजकल क्या करते हैं? उसी चीज़ को बनाने के लिए लार्जर स्केल पर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे पहले वाइन या ब्रेड बना रहे हैं तो वो इतनी यार लार्ज स्केल में हम नहीं बना पाते, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम जो यही चीज़ बड़े लेवल पर बना लेते हैं। ठीक है, फर्दर
मैनी अदर प्रोसेस, और आगे बहुत सारी प्रोसेस, बहुत सारी प्रक्रियाएं, टेक्निक्स आर आल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारी प्रक्रियाएं, ठीक है, और बहुत सारी टेक्निक इंक्लूडेड होती हैं अंडर बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जैसे आपने टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम तो सुना ही होगा ना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, इन विट्रो का मतलब होता है लैब में, ठीक है, लीडिंग टू ए टेस्ट ट्यूब बेबी। और क्या सुना होगा, सिंथेसाइजिंग ए जीन एंड यूजिंग इट, एक जीन को बनाना और फिर उसका यूज करना। डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन को बनाना। और करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन, या फिर कोई जीन में डिफेक्ट आ गया है कोई, उसको करेक्ट करना। और आर ऑल पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये सब के सब क्या बायोटेक्नोलॉजी की पार्ट हैं। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन आती है, वो देखो ध्यान से समझेंगे हम। द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं EFB। अब ध्यान कैसे रखेंगे, देखो EFB, ई फॉर यूरोपियन हो गया, F फॉर फेडरेशन हो गया, और B फॉर बायोटेक्नोलॉजी हो गया। तो दी और ऑफ वर्ड थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है बस, इसलिए इसको ध्यान रखना। यूरोपियन से पहले दी है और बायोटेक्नोलॉजी से पहले ऑफ है। तो दी यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का यूरोपियन फेडरेशन हैज़ गिवन ए डेफिनेशन, उसने क्या किया कि बायोटेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन दी, डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इन कंपेसिस, जिसमें समावेश करते हैं क्या, बोथ ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी। और उसने एक ऐसी डेफिनेशन दी जिससे कि जो पारंपरिक वाली थी वो भी कवर हो जाती है, जो पुरानी वाली थी, और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी भी कवर हो जाती है, ठीक। अब द डेफिनेशन गिवन बाय EFB इज एज फॉलोज, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई थी वो क्या थी। देखो मैंने इसको कितने सिंपल तरीके से तोड़ा है आपको, देखो वैसे तो बड़ा अजीब सी लगती है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज बनती है, लेकिन मैं देखो मैंने कितने अच्छे से आपको तोड़ा है। पहले तो हम यही पढ़ते हैं जिससे कि आपको पता चले कि मैंने जो सिंप्लीफिकेशन किया है उसका कितना फ़ायदा है। पहले तो हम नॉर्मल पढ़ते हैं तो सिर के ऊपर से निकल जाता है, खासतौर से यूपी बोर्ड वाले बच्चों की, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आएगा, ठीक। क्योंकि थोड़ा इंग्लिश का उसमें सिनोनिम्स की दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग उनमें भी कम नहीं होता, दिमाग सब में बराबर होता है। द इंटीग्रेशन ऑफ यूज के ऊपर डिपेंड करता है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, कॉमा सेल्स, कॉमा पार्ट्स देयर ऑफ, कॉमा एंड मोलिकुलर एनालॉग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब समझ में ही नहीं आता, ऐसा लगता है कि ये सेंटेंस जो है थोड़ा अधूरा सा है, इनकम्प्लीट सा है, ऐसा लगता है, लेकिन इसका क्या मतलब पता है, इसका मतलब है कि इसमें 5 चीज़ें बताई गई हैं, अब उनको आप कैसे तोड़ें। मैंने इसमें देखो सिंप्लीफाई करके इस तरीके से बता दिया है, जैसे इसमें 5 चीज़ों को ऐसे तोड़ लेना, दैट इज इन 5 चीज़ों को 1 + 4, दैट इज 5 चीज़ों का संग्रह उत्पाद और सेवाओं के लिए कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। कौन कौन सी 5 चीज़ें, देखो कैसे याद रखना, देखो पूरा एक पहले ऑर्गेनिज्म होगा, ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती हैं, सेल होती हैं, और सेल के अंदर क्या होते हैं, पार्ट्स देयर ऑफ, पार्ट्स देयर ऑफ का मतलब सेंस लगा के चलना आपकी सेल ऑर्गेनेल की बात चल रही है। तो ऑर्गेनिज्म होगा, ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होगा, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल होंगे, मतलब पार्ट्स देयर ऑफ, 3 चीज़ें ये याद हो गई ऐसे, ठीक है। और फिर क्या होंगे, और सेल ऑर्गेनेल के अंदर क्या होंगे, DNA RNA प्रोटीन, ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब मॉलिक्यूलर और एनालॉग्स होंगे, तो मॉलिक्यूलर एनालॉग्स हो गए, तो 4 चीज़ें तो ये एक समावेश में याद हो जाएंगी, ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल मतलब पार्ट देयर ऑफ, और पार्ट देयर ऑफ के अंदर मतलब सेल ऑर्गेनेल के अंदर मॉलिक्यूलर एनालॉग, 4 चीज़ें ये एक साथ याद हो गई। और 5वीं चीज़ क्या होगी, नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस। इन 5 चीज़ों का जो इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन है वो उत्पाद और सेवाओं के लिए, इन 5 चीज़ों का संग्रह अगर हम कर लें, इकट्ठा कर लें इन 5 चीज़ों को, तो वो उत्पाद और सेवाओं के लिए क्या कहलाता है, वही बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है, ये कहना चाह रहा है ये। द इंटीग्रेशन ऑफ, इन 5 चीज़ों का अगर हम संग्रह कर लें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए, मतलब उत्पाद के लिए और सेवाओं के लिए, तो वही क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। और दरअसल हम 5 इन चीज़ों का ही संग्रह करके ही, देखो चैप्टर की स्टार्टिंग में एनसीईआरटी की बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन में ही बोल दिया था ना कि जो है ह्यूमन के लिए जो यूजफुल जो प्रोसेस होती हैं, प्रोडक्ट जो होते हैं,
उनके लिए जो चीज़ें हम बनाते हैं लाइव ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके या एंजाइम फॉर ऑर्गेनिज्म से एंजाइम यूज़ करके, वो टेक्निक से बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। तो देखो उसी से तो रिलेटेड है। इन पांचों चीज़ों का संग्रह, इन पांचों चीज़ों का संग्रह करना किसके लिए? इंसान के लिए, उत्पाद और सेवाओं के लिए, बस वही बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। इन पांचों चीज़ों का संग्रह से ध्यान रखें, इन पांचों चीज़ों का संग्रह। पांचों चीज़ें कौन से? एक तो नेचुरल साइंस, एक अलग के ध्यान रखना। चार कैसे ध्यान रखना? ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा? सेल, सेल के अंदर पार्ट्स देयर ऑफ, पार्ट्स देयर ऑफ के अंदर मोलिकुलर एनालॉग। पार्ट देयर ऑफ का मतलब सेल ऑर्गेनेल मान के चले, ठीक। तो इन पांचों चीज़ों का संग्रह किसके लिए? उत्पाद और सेवाओं के लिए। क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। बात खत्म। ये तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिज्म और सेल जो है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, ठीक। कह सकते हैं जो लाइव पार्ट है, चूँकि ये कंप्लीट सेल से पहले तो हम लाइव, चूँकि कंप्लीट सेल से पहले तो हम लाइव कहते नहीं हैं किसी चीज़ को। तो इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा डीपली, वैसे मैंने बता दिया आपको। बस आप एनसीईआरटी लाइन इतना ध्यान रखें, ठीक है। और जो है एक क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन आपको बाद में भी समझा दूंगा, बाद में जब इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ भी देख लें, ये रिपीटर लोग हैं, मतलब ड्रॉपर लोग हैं, वो समझ सकते हैं यहाँ पर। जैसे इसमें बोला गया ए जीन हुज एक्सप्रेशन, एक जीन जिसका एक्सप्रेशन हेल्प, सहायता करता है टू आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को, इज नॉन है, जिसको क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, स्ट्रक्चर नहीं बोलते, जीन बोलते हैं, या फिर सिलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। तो सिलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं, ठीक है। उसका नाम ही बता रहा है भैया, सेलेक्ट करने के लिए जो चीज़ यूज करते हैं, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी सेल ट्रांसफॉर्म हुई, कौन सी नहीं हुई, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे वैसे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये देख लो कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट पूछा जाए तो वो तंबाकू था, ठीक है। आउट ऑफ एनसीईआरटी थोड़ा सा ऐसे तरीका बना दे प्लांट का, ऐसे करके पात तंबाकू के ता की तरह रहा। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था? तंबाकू था, टोबैको, ठीक। अब इसमें जो थे हार्वर्ड वायर 1936, 1936, ठीक, में इनका बॉर्न जन्म हुआ था, ठीक है। बाकी ज़्यादा इसमें डिटेल में इनके बारे में मतलब कोई ज़रूरत नहीं खास, लेकिन हाँ ये ध्यान रखना कि हार्वर्ड वायर और ये स्टेनले कोहेन, इन दोनों ने मिल करके 1972 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए सिंथेसाइज किया था, दैट इज कंप्लाइड किया, संपादन किया इन्होंने, ठीक है। और प्लाज्मिड को निकालने डालने का मेथड डेवलप किसने किया? स्टेनले कोहेन ने, ठीक है। और देखो एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं, देखो ऐसा लगता है ना हार्वर्ड बॉयर मतलब ऐसा लगता है बार बार मतलब ना ही होता है। तो आर ई के बारे में, आर ई मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको मोलिकुलर सीजर भी बोलते हैं ना, सीजर मतलब एक तरीके से कैंची। तो कैंची के बारे में नाई तो बताएगा कि नाई बाल को काटता है, तो उसे थोड़ा रिलेट कर लिया है। आर ई के बारे में बताया बॉयर ने, इसलिए ही तो खोजना नाई की औकात कहाँ, वो मतलब केवल याद के लिए, ठीक है। किसी हार्ट मत हो जाना कोई, ठीक है। मुझे मैंने बस याद करने के लिए कर दिया है, चलो कट ही कर दे रहा हूँ, क्या पता कोई हार्ट हो जाए। बहरहाल हमें इतना चीज़ अपने काम की तो है ही है। क्यारी के बारे में बताया बॉयर ने, मतलब ये बार बार की तरह एक तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक। अब देखो थोड़ा ये एक्स्ट्रा है, अर्बर स्मिथ एंड नाथन ने आर ई को खोजा 1963 में। देखो आर ई को खोजा पूछा है तो अर्बर स्मिथ एंड नाथन ने खोजा था, ठीक है। अब बताया आर ई के बारे में किसने? तो बताया था कि भैया कैंची ये काम करती है, तो नाई बताएगा। खोजा नाई ने नहीं था, अरे नाई ने कैंची को खोजा थोड़ी होगा, ऐसे ध्यान रखें, बार बार ने खोजा थोड़ी होगा, वो तो बस उसके बारे में बताएगा कि इसका काम क्या है, तो उसके बारे में बताया, ठीक है। तो बताया किसने था? हार्वर्ड वायर ने। और खोजा था अर्बर स्मिथ एंड नाथन ने आर ई को 1963 में खोजा, जिसके लिए उन्हें 1972 में नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। और केवल अरबर ने पूछा है तो क्या क्या 1960 में आर ई के पास्चुलेट दिए थे अरबर ने। और स्मिथ एंड नाथन का अलग का कंट्रीब्यूशन क्या, इन दोनों ने 1970 में रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस को आइसोलेट कर लिया। आइसोलेट किसने किया था? स्मिथ एंड नाथन ने, ठीक है। एनसीईआरटी अकॉर्डिंग वाली दैट इज 1963 को फर्स्ट प्रायोरिटी देना आइसोलेट करने में, ऑब्वियसली 1963 वाले फर्स्ट प्रायोरिटी दे देना क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है।
इसको ऐसे करके तरीका, अगर किसी को जो श्री कृष्ण भगवान जो है कालिया नाग को नथ करके बाहर निकालते हैं, तो वहाँ से अगर रिलेट कर सको तो स्मिथ एंड नाथन, तो कालिया नाग को स्मूथ मतलब बेहोश करके नाथ करके यमुना से बाहर निकाल लिया, मतलब आइसोलेट कर लिया आरी को स्मिथ एंड नाथन ने। स्मिथ मतलब स्मूथ मतलब बेहोश करके ऐसे मान लो, नाथन नाथ करके, तो याद करने का तरीका बस, ठीक है। बाकी जो है इसमें समरी में इतना कोई ये ज़रूरी नहीं है, थोड़ा देखना तो देख लेना। कंप्लीट इन्होंने अपनी ग्रेजुएट कंप्लीट करी 1963, वो मैंने इसलिए इतना कर दिया है क्योंकि इसका जस्ट उल्टा करो 36 को 63 लिखो तो ध्यान रहेगा ग्रेजुएट कंप्लीट कितना है, वैसे पूछा नहीं जाएगा। 1966 में बॉयर टुक ओवर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलिफोर्निया एट सैन फ्रांसिस्को बाई 1960, ठीक है। यहाँ पे 1966 में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप हो गई और 1969 में ही परफॉर्म स्टडीज ऑन ए कपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरियम विद स्पेशली यूजफुल प्रॉपर्टी। 1969 में इन्होंने क्या किया, कपल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का स्टडी किया था, ठीक। बस इतना ही इसमें कर लो। बाकी अभी हम आ जाते हैं चैप्टर की थ्योरी में। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स। एमंग मैनी द 2 core techniques that enabled birth of modern biotechnologies are, मतलब बहुत सारी हैं लेकिन उसमें से जो 2 कोर टेक्निक्स हैं जिन्होंने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को जन्म दिया वो क्या क्या है, वो पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा क्या है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग में देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या कह रहा है। टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए आरएनए। अगर डीएनए आरएनए की हम केमिस्ट्री को बदल दें, केमिस्ट्री एक तरीके से होता है नेचर, जैसे कहते हैं ना कि हमारी और उसकी केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही, केमिस्ट्री का मतलब और नेचर मान के चलते हैं, तो उनके नेचर को बदल दिया। डीएनए आरएनए का अगर जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को बदल देना तो वो कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग करना, ठीक है। जीन के साथ इंजीनियरिंग कर देना, ऐसे ध्यान रखो एक तरीके से। डीएनए आरएनए की केमिस्ट्री को अल्टर कर देना, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग करती है। किस बात के लिए, टू इंट्रोड्यूस दीज, इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिससे कि होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाले जा सके एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, और इस प्रकार वो जो है जिसमें डाले जाएँ उसका फिनोटाइप चेंज करते हैं, तो इस पूरी प्रोसेस को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक। अच्छा आगे चैप्टर में पढ़ेंगे पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो किसके द्वारा डेवलप की गई, ये भी थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी है। बाय डेवलप बाय कैरी मुलिस इन 1983, 1983 में कैरी मुलिस के द्वारा डेवलप की गई थी पीसीआर, ठीक। बायोटेक्नोलॉजी के दूसरे चैप्टर में इली लिली कंपनी ने, अमेरिका की इली लिली कंपनी ने जो ह्यूमुलिन बनाया था, मतलब ह्यूमन इंसुलिन, वो भी 1983 में बनाया था, ठीक है। तो ऐसे करके जो सेम ईयर आते नहीं तो थोड़ा रिलेट कर लिया करो, तो उससे आपको जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है वैसे लेकिन थोड़ा सा याद रहेगा, पूछने के चांसेस कम ही है लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऐसे याद कर लेना। दूसरा क्या है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग थी, अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है। इसमें क्या करना है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस, मतलब जैसे ये बात कर रहे हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह को कॉलोनी में ग्रो कराते हैं, तो बाकी वो सब बात चल रही। तो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, मतलब उसमें हम ऐसी कंडीशन कर देते हैं कि कोई कंटामिनेट नहीं रहता, स्टेराइल कंडीशन। एम्बियंस मतलब माहौल या वातावरण इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब्स या यूकैरियोट, जिसको हम चाहते हैं केवल वही माइक्रोब या वही यूकैरियोटिक सेल ग्रो करें इन लार्ज क्वांटिटी में फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द बायो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स जो बनाने हैं, जैसे एंटीबायोटिक बहुत सारी दवाएं बनाई जाती हैं, वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, एंजाइम्स बनाई जाती हैं, ईटीसी, ठीक है। जैसे माइस से पोलियो वैक्सीन बनाई गई है, इसके एप्लीकेशन हम इस बायोटेक्नोलॉजी के सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इन सब के लिए सिंपल सी बात है, जब हम जिससे बनाना चाह रहे हैं वो अच्छे से ग्रो करें ना, और कोई ग्रो कर जाएगा तो कैसे काम चलेगा। तो केमिकल इंजीनियरिंग कर करके उस वातावरण को क्या करते हैं, कंटामिनेशन फ्री कर देते हैं, स्टेराइल बना देते हैं तो उसी को बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है। दैट इज़ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग भी केमिकल इंजीनियरिंग में आता है एक तरीके से, मतलब केमिकल इंजीनियरिंग में आता है कह सकते हैं, ठीक है।
ध्यान से, डीएनए आरएनए की केमिस्ट्री चेंज करना केमिकल इंजीनियरिंग नहीं कहलाता है, वो तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। जबकि बायो प्रोसेस में केमिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आ रहा है, ठीक। अब लेट अस आओ नाउ अंडरस्टैंड, समझते हैं द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द, अब देखो इंटरेस्ट आने वाला है। लेट अस आओ नाउ समझते हैं, अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल। इस चैप्टर को थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में लेना, वरना कन्फ्यूजिंग हो जाए, मतलब बोरियत महसूस होगी, लेकिन बोरियत की कोई चीज़ नहीं है, थोड़ा महसूस करते हुए चलो उसको। लेट अस आओ नाउ अंडरस्टैंड, समझते हैं द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट। अच्छे से मैं हर चीज़ समझाता चलूँगा जिससे कि कोई बोरियत महसूस नहीं होगी। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट। आओ समझते हैं द कंसेप्चुअल डेवलपमेंट, कि कंसेप्चुअल डेवलपमेंट आकर क्या हुआ था ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का कंसेप्चुअल डेवलपमेंट क्या था, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल का। यू प्रोबेबली एप्रिसिएट, आप जो है प्रोबेबली संभवतः एप्रिसिएट, तारीफ करोगे दी एडवांटेज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एडवांटेज होता है ओवर एक्सेसुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। द फॉर्मर प्रोवाइड्स, फॉर्मर मतलब पहला वाला, पहला वाला मतलब पहले किसकी बात की गई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। यदि फॉर्मर जो पहले वाला है मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोवाइड्स कराता है अपॉर्चुनिटीज, अवसर प्रदान कराता है फॉर वेरिएशन, सिंपल सी बात है, हम जानते ही है ना, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, वेरिएशन क्रिएट होता है म्यूसिस के द्वारा। तो म्यूसिस का तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में ही तो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वो वेरिएशन प्रोवाइड कराता है। एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप, और जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के द्वारा जो कि म्यूसिस फर्स्ट के प्रोपेस फर्स्ट में होती है, तो उसमें यूनिक कॉम्बिनेशन बनते हैं जेनेटिक सेटअप के। सम ऑफ विच मे बी बेनिफिशियल, और उसमें से कुछ जो है लाभदायक होते हैं टू द ऑर्गेनिज्म के लिए एज वेल एज द पॉपुलेशन, और उनमें से कुछ जो है या तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल होते हैं, यहाँ पर पूरी पूरी पॉपुलेशन के लिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है, ठीक है। वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन को परमिट करता है, मतलब वेरिएशन लाता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है। जब तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे बिल्कुल क्लोन जो होते हैं बिल्कुल एक तरह से होते हैं ना, प्रिजर्व रखता है, वेरिएशन नहीं देता है। जब वेरिएशन कौन देता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर, जो पहले हम करते थे प्राचीन समय में हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर, उसमें क्या करते थे, यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, वो एनिमल प्लांट ब्रीडिंग दोनों में यूज़ किया करते थे। तो वेरी ऑफन ज़्यादातर उसमें होता क्या था, लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अनडिजायरेबल जीन, तो जो जीन हम नहीं चाह रहे होते थे उनका भी मल्टीप्लिकेशन होता था एलोंग विद द डिजायर्ड जीन के साथ साथ। जैसे यहाँ कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो आजकल जो हाइब्रिड वैरायटी बहुत सारी बन रही है, तो दिमाग में कैसे आया, जैसे मान लो एक प्लांट ऐसा है कि जिसमें प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उस पर कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, मतलब वो रेजिस्टेंस नहीं है बीमारी के प्रति, तब भी गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन भले ही बहुत ज़्यादा हो लेकिन बीमारी लग गई तो वैसे सही करके प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा बीमारी की वजह से, ठीक है। प्रोडक्शन वैसे वो जीन लेवल से अच्छा दे रहा है, प्रोडक्शन लेवल का अच्छे जीन है उसमें। दूसरा क्या है कि उसमें प्रोडक्शन अच्छा नहीं है लेकिन उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसमें बीमारी नहीं लगती, तब भी हमें कोई फ़ायदा नहीं, भले से बीमारी नहीं लगे लेकिन वो प्रोडक्शन नहीं दे रहा तब भी क्या। लेकिन हम ऐसा करें अगर कि जो रेजिस्टेंस है बीमारी के प्रति, उसमें से रेजिस्टेंस के जो रेजिस्टेंस है बीमारी के प्रति, वो बीमारी के प्रति रेजिस्टेंस वाले जीन निकाल लें, और जो दूसरा वाला जिसमें प्रोडक्शन ज़्यादा था, तो प्रोडक्शन किन जीन की वजह से उसमें प्रोडक्शन वाले निकाल लें, और दोनों का जो है हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस द्वारा पूरा एक ऐसा प्लांट तैयार कर लें। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जितना कहना उतना आसान नहीं होता है, तो बहुत सारे प्रोसेस होती हैं, ठीक है। तो इसमें जब बन जाता है तो हमारे पास जो पौधा होगा वो प्रोडक्शन भी उसके पास अच्छा होगा और उसको डिजीज के प्रति भी रेजिस्टेंस भी होगा, तो इस तरीके से हमें प्रोडक्शन अच्छे से मिल जाएगा। तो एक तरीके से इसी को डिजायर्ड जीन बोलना है, कि हम केवल उन्हीं जीन को उसमें से छाँटें, कि हमको जो प्रोडक्शन वाला उसमें से हम केवल वो ही जीन देख रहे हैं जिसमें जो मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो डिजायर्ड जीन हो गई। इसलिए डिजायर्ड जीन का मतलब क्या होता है वो समझाने के लिए मैंने ये बात बताई थी, ठीक है। और दूसरे वाले में हम क्या कौन सा देख रहे हैं, हमें सब जीन से मतलब नहीं है, दूसरे वाले में हमें मतलब है कि जो कौन से जीन भैया इससे बीमारी नहीं होने दे रहे थे,
ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो पहले हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस वगैरह कराई जाती थी, तो उसमें जो है ब्रीडिंग वगैरह पहले कराई जाती थी, उनमें डिजायर्ड जीन के साथ साथ अनडिजायर्ड जीन भी मल्टीप्लाई करते रहते थे, जो कि हमारे को काम का ही नहीं है। लेकिन द टेक्निक्स ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग की वो टेक्निक्स विच इंक्लूड जो कि इंक्लूड करती हैं क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के क्रिएशन को, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग जिसमें जीन क्लोनिंग आता है, जीन ट्रांसफ़र आता है। जीन क्लोनिंग मतलब जीन की कॉपी बनाना, क्लोन मीन्स कॉपी बनाना होता है ना, आइडेंटिकल कॉपी जीत होते हैं। क्लोनिंग एक तरीका तो जीन क्लोनिंग कॉपी बनाना यानी जीन का ट्रांसफ़र करना। ओवरकम दिस लिमिटेशन, इस लिमिटेशन को ओवरकम कर दिया एंड अलाउज अस, और हमारे लिए अलाउ कर दिया टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली, अलग करना और इंट्रोड्यूस करना ओनली वन और ए सेट ऑफ डिजायरेबल जीन्स। तो हम या तो एक सेट ऑफ डिजायरेबल जीन वन और ए सेट ऑफ डिजायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे, आइसोलेट करेंगे विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन, जो हमारे काम के नहीं है उनको बिना इंट्रोड्यूस किए इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। ये जो है संभव हो पाया इन सब प्रोसेस के द्वारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफ़र, ये कहना चाह रहे हैं। इसी बात को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, आगे कह रहा है डू यू नो, कि आप जानते हैं कि द लाइकली फेट ऑफ द पीस ऑफ डीएनए, कि उसका भविष्य क्या होने वाला है एक डीएनए के टुकड़े का, विच इज सम हाउ ट्रांसफर इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म, जो कि एलियन ऑर्गेनिज्म में डाल दिया गया। एलियन ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जिसका वो रियल में था नहीं, उसमें डाल दिया गया। क्योंकि एलियन हम नॉर्मली मानते हैं कि अगर कोई अदर प्लैनेट्स हमारे प्लैनेट पर आ जाएगा तो उसको एलियन वर्ड बोलते हैं ना, तो इसका मतलब वो यहाँ का था नहीं, आ गया दूसरी जगह से, इसलिए एलियन ऑर्गेनिज्म का मतलब वो डीएनए पार्ट उसका था नहीं लेकिन उसमें डाल दिया गया तो वो उसके लिए एलियन ऑर्गेनिज्म हो गया। ठीक, मोस्ट लाइकली ज़्यादातर क्या होता है द पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोजेनी सेल्स। ज़्यादातर क्या होता है कि किसी का भी डीएनए अगर किसी हम प्रोजन डाल दिया किसी में, तो वो प्रोजेनी उस ऑर्गेनिज्म के प्रोजेनी सेल में जो है मल्टीप्लाई नहीं करता है, बट व्हेन इट गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट। लेकिन अगर हमें उस जिसमें डालना है उसके हमने जीनोम में उसको जोड़ दिया, मतलब जीनोम क्या, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, तो उसमें हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम कह सकते हैं तरीके से, उसमें अगर जोड़ दिया तो इट में मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कर सकता है, मतलब संभावना अब भी नहीं है। लेकिन अगर जीनोम में नहीं कर रहे थे तब तो किसी हालत में ही नहीं कर रहा था, लेकिन अब कम से कम संभावना भाई, इट में मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड, और वंशागत हो सकता है अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा सकता है। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज़ बिकम पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम। ये क्यों हो पाया पता है, क्योंकि एलियन पीस ऑफ डीएनए जो था हैज़ बिकम पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम विच हैज़ द मल्टीप्लाई टू रेप्लिकेट। क्योंकि अगर वो ऐसे क्रोमोसोम का पार्ट बन गया जिसमें कि रेप्लिकेट होने की, अपने अमाउंट को डबल करने की एबिलिटी है, तो इसका मतलब उसके साथ साथ उसका भी डबल हो जाएगा। इन्हें क्रोमोसोम दे रहे जी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। क्रोमोसोम में कुछ ऐसे स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होते हैं कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन, इसको बोलते हैं ओराई भी बोलते हैं शॉर्टकट में, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। नाम ही उनका बता रहा है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, कि भैया रेप्लिकेशन की ओरिजिन उत्पत्ति यहीं से है, यहीं से शुरुआत होगी, तो उनका काम क्या हो गया है, रेप्लिकेशन को इनिशिएट करना। सिंपल सी बात है, जैसा नाम वैसा काम। देयरफॉर फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए, इसलिए ही अगर किसी एलियन पीस ऑफ डीएनए को मल्टीप्लिकेशन कराना होता है तो इन एन ऑर्गेनिज्म इट नीड्स टू बी ए पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स, वो ऐसे क्रोमोसोम का पार्ट होना चाहिए विच हैज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो उसके पास, ठीक है। दस एन एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इस प्रकार एलियन डीएनए कहाँ जोड़ा जाता है, ओराई पर ही जोड़ा जाता सो दैट, ताकि दिस एलियन पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लिकेट कर सके, अपने अमाउंट को डबल कर सके एंड मल्टीप्लाई कर सके इट सेल्फ इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म, खुद भी जो है मल्टीप्लाई कर सके। दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज क्लोनिंग और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज। मैंने पहले बता दिया, बहुत सारी एक समान कॉपी बनाने को तो क्लोनिंग बोलते हैं। ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये टेम्पलेट डीएनए रियल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब है कि उस पर जुड़ा हुआ एलियन पीस ऑफ डीएनए, ठीक। अब देखो
यहाँ पर जो है देखो, अब मे क्यों लिखा है यहाँ पे कि जो है यहाँ पर भी कोई संभावना नहीं है अगर हमने उसके जीनोम में भी इंटीग्रेट करा दिए तब भी, क्योंकि यदि ऐसे क्रोमोसोम में जोड़ दिया जिसमें ओराई नहीं है तो मल्टीपल नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि क्रोमोसोम में जोड़ दिया इसका मतलब ये थोड़ी है जीनोम में जोड़ दिया क्या मतलब जीनोम में तो बहुत सारे क्रोमोसोम, कैसे क्रोमोसोम से जोड़ा, ऐसे क्रोमोसोम में जोड़ा इसमें ओराई है ही नहीं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है नहीं तो नहीं करेगा, इसलिए यहाँ मे वर्ड लिखा। ठीक है, ठीक है, इट में। अब यहाँ समझ लेते हैं मोस्ट लाइकली जो कह रहे हैं कि वो नहीं करता है अगर किसी क्रोमोसोम में नहीं जुड़ा, तो वो क्यों, जैसे कभी कभी बाई चांस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता है खुद, इसका मतलब यही हुआ, ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि यदि ऐसे ही रैंडमली घूमते घूमते ओराई पर जुड़ गया तो खुदा ना खास्ता तो कर भी जाएगा इटसेल्फ मल्टीप्लाई, मतलब मोस्ट लाइकली नहीं करेगा, मतलब बहुत कम केसेस में कर भी सकता है, ऐसे घूमते घूमते जुड़ गया ओराई पे खुद ही। ठीक है, तो यहाँ भी ये नहीं कह सकते कि जो है बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन मोस्ट लाइकली केसेस में नहीं करेगा। ठीक, अब जो है ये कुछ चीज़ें समझ लीजिए कि एलियन डीएनए को क्या क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, तो एलियन डीएनए बोल दो या फिर डिजायर्ड डीएनए बोल दो, क्योंकि जो हमको जो प्रॉपर्टी लानी होती है उसी तरीके का, उसी हिसाब का जीन, उसी हिसाब का डीएनए सीक्वेंस लेते हैं तो उसी को तो डालते हैं दूसरे में, तो ये दूसरे में डाल रहे हैं वो डिजायर्ड वाला ही होगा, तो चाहे एलियन डीएनए बोलो चाहे डिजायर्ड डीएनए बोलो, या जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलो। जीन ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि जो जो जिस करेक्टर का हम जीन, जिस करेक्टर में हम इंटरेस्टेड हैं कि भैया ये वाला करेक्टर हम लाना चाह रहे हैं, जैसा अभी सिंपल सा भाई एग्जाम्पल ध्यान रखो कि ज़्यादा प्रोडक्शन और डिजीज फ्री वाला हम एक प्लांट बनाना चाह रहे हैं, तो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए प्लांट में कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है, और जो डिजीज रेजिस्टेंस के लिए कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है, तो उसको जीन ऑफ इंटरेस्ट तो नाम रख दिया उस हिसाब से कि इंटरेस्ट का जीन तो यही है, तो इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, सोर्स डीएनए भी बोलते हैं इसको, सोर्स डीएनए, क्योंकि वहीं से तो हमको मिलेगा अपने काम की चीज़, तो सोर्स डीएनए। फॉरेन जीन, फॉरेन वही एलियन का फॉरेन, मतलब उसके लिए कोई अजनबी चीज़, दूसरे विदेशी, फॉरेन जीन। डीएनए ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट या डीएनए ऑफ इंटरेस्ट बात वही है, और फॉरेन डीएनए बोल सकते हैं, को वेक्टर डीएनए के साथ मिलाकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं इनमें से कोई नाम ले दिया जाए, इनको अगर वेक्टर डीएनए के साथ अगर हम मिला देंगे तब वो बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या फिर जिसको सिमेरिक डीएनए भी बोलते हैं। सिमेरिक डीएनए एनसीईआरटी में नहीं है ये बात, ये सब, लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, मतलब इनमें से कोई भी नाम ले दिया जाए क्वेश्चन में और बोल दिया जाए वेक्टर डीएनए के साथ मिला दिया तो इसको क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो बाकी का जो है अगले पैरा से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को उस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।